सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट। लेसन एक समतल में गति यानी प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी पिंड के त्वरण की दिशा उसके प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो पिंड के वेग के परिमाण के साथ साथ गति की दिशा भी बदल जाती है। इस स्थिति में पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करना प्रारंभ कर देता है। पिंड की इस गति को समतलीय गति कहते हैं। कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि त्वरण की दिशा उसके प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो जाती है, लेकिन जब कोई पिंड रेखीय गति पर गति करता है तो प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर पिंड के वेग का परिमाण तो बदलता रहता है, परंतु गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। वह एक ऐसे त्वरण के अधीन गति करता है। तो दोनों में अंतर है। पर एक समतल में गति की हमने परिभाषा लिखी है कि जब कोई कण या वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी गति एक समतलीय गति अथवा द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण, फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति आदि। अब हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो देखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करना प्रारंभ कर देता है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। उदाहरण में छत से फेंकी गई गेंद की गति हो सकती है, या फिर हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति हो सकती है, तोप से छूटे गोले की गति हो सकती है आदि। प्रक्षेप गति में पिंड एक वक्र पथ पर गति करता है जिसकी दो अलग अलग लंबवत एक विमीय गतियों के परिमाण के रूप में हम ले सकते हैं, जिसमें से एक गति क्षैतिज दिशा में अत्वरित गति तथा दूसरी गति ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में एक समान त्वरित गति करता है। तो इसमें दो गतियां होती हैं, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब हम पढ़ेंगे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। जब प्रक्षेप गति होती है तो जो प्रक्षेप पे होता है उसका पथ किस प्रकार होगा। एक डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए आपके, तो इसे ध्यान से समझिएगा। माना किसी बिंदु O से एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, जो चित्र में प्रदर्शित है। माना बिंदु O मूल बिंदु है तथा प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर समतल में बिंदु O से गुजरने वाली क्षैतिज x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर y अक्ष हैं। प्रारंभिक प्रक्षेप वेग u को क्षैतिज OX यानी यहाँ से OX के अनुदिश तथा ऊर्ध्वाधर यानी OY के अनुदिश घटकों में हम वियोजित कर लेते हैं। तो वियोजित करने पर हमें इस दिशा का जो घटक मिलता है u cos थीटा मिलता है क्षैतिज दिशा में, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी UY जो मिलता है वो u sin थीटा मिलता है। इसके बाद प्रक्षेपित पिंड गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत गति करता है। चूँकि g का मान स्थिर है तथा सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है, अतः पिंड के क्षैतिज वेग ux पर गुरुत्वीय त्वरण g का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि यह मान लें कि पिंड पर वायु का अवरोध शून्य है तो पिंड का क्षैतिज वेग पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहेगा, परंतु पिंड के वेग का ऊर्ध्व घटक यानी uy जो है
उसका मान गुरुत्वीय त्वरण g के कारण निरंतर बदलता रहता है। जब पिंड मान लेता हूँ t समय पश्चात अपनी उच्चतम बिंदु अधिकतम ऊंचाई बिंदु P पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर जो घटक है यानी Vy वो 0 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर हम माना t समय में पिंड बिंदु A जहाँ पर उसके निर्देशांक x, y हैं पर पहुँच जाता है, तो इस स्थिति में हम क्षैतिज दिशा का विस्थापन x मान लेंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा का विस्थापन हम y मान लेंगे। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन बच्चों ध्यान से देखिए, जो बातें हमने बताई हैं वो हमने यहाँ नोट कर दी हैं। क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा। उसके बाद हम क्षैतिज दिशा में त्वरण की बात करेंगे। तो क्षैतिज दिशा में त्वरण जो है वो x बराबर ये 0 रहेगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जो होगा ay बराबर -g हो जाएगा। क्षैतिज दिशा का विस्थापन जो है t समय के पश्चात वो x है और ऊर्ध्वाधर दिशा का जो विस्थापन है वो y है। तो क्षैतिज दिशा में अब हम दूरी निकालेंगे कि जो विस्थापन है वो कितना होगा। तो x बराबर गति के समीकरण से x बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। यहाँ पर ax जो क्षैतिज दिशा का त्वरण है वो 0 है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ux की वैल्यू रखेंगे u cos थीटा, तो x बराबर u cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू x अपान u cos थीटा हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन को कैलकुलेट करेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा। तो ये आप देखिए, गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यू आई यू साइन थीटा हो जाएगा और ए वाई माइनस जी हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी t की जगह पर हम रखेंगे x अपान यू कॉस थीटा और यहाँ पर x अपान यू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बनेगा। तो फाइनली y इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह जो समीकरण है वो y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के स्वरूप यानी समरूप है। तो ये समीकरण परवलय की समीकरण है। तो ये जो यहाँ पर हमें ये समीकरण जो हमने कैलकुलेट की है ये परवलय की समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, ये हम कह सकते हैं। इसे सर्वप्रथम गैलीलियो ने सिद्ध किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कैलकुलेट करेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना होगा। तो उड्डयन काल की डिफिनीशन पहले देख लीजिए कि जब हम पिंड को प्रक्षेपित करते हैं उसके बाद वह वापस पृथ्वी पर लौट आता है तो जो कुल समय लगता है उसे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। माना पिंड अपने उच्चतम बिंदु P तक पहुँचने में t समय लेता है, तो उच्चतम बिंदु P पर उसका ऊर्ध्वाधर जो वेग है वो 0 हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर जो त्वरण है वो माइनस जी होगा। तो गति के प्रथम समीकरण से वी वाई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई टी, वी वाई 0 हो गया, यू आई यू साइन थीटा हो गया, ए वाई माइनस जी हो गया। तो यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये आप देख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपान जी, ये तो जाने में समय हो गया, आने में तो यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपान जी हमें मिल जाएगा फाइनली। उसके बाद हम प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई यानी प्रक्षेप की ऊंचाई की बात करेंगे कि हमें कितनी ऊंचाई मिलती है अधिकतम। प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। जहां अभी बिंदु P तक जब हमने फिगर में आपको दिखाया था तो बिंदु P तक जो हाइट होती है उसे हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as या gs से देखेंगे तो वी वाई की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, यू आई यानी यू साइन थीटा हो जाएगा, ए वाई यानी जी हो जाएगा माइनस का। तो 2g h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी h बराबर यहाँ से लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g हो जाएगा। यही प्रक्षेप की ऊंचाई हो जाएगी। और अगर
अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं कि प्रक्षेप पिंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो थीटा का मान वहाँ पे 90 अंश ले लेंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g मिल जाता है। इसके बाद प्रक्षेप का परास कितना होता है, तो प्रक्षेप का परास अब हम पढ़ेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी क्षैतिज दिशा की जो दूरी होती है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल इंटू उड्डयन काल, तो क्षैतिज दूरी हमने आर ली है तो आर बराबर यू एक्स इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। यू एक्स जो है यू कॉस थीटा है, टी टी यू साइन थीटा अपान जी हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा यहाँ से देखिए यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, नीचे जी आ जाएगा, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हमें मिलेगा। यही क्षैतिज परास हो जाएगा। और अगर हम अधिकतम क्षैतिज परास की बात करते हैं तो हमें पिंड को 45 अंश पर 45 अंश पर प्रक्षेपित करना पड़ेगा, तो उस समय आर मैक्स की वैल्यू जो होगी वो यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगी। तो ये प्रक्षेप का परास था। उसके बाद बच्चों कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो पिछली एक्सरसाइज के थे वो यहाँ पर हैं, जो सदिश विश्लेषण वाला चैप्टर था और एक इस चैप्टर का हमने न्यूमेरिकल लिया है। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं ये कंटिन्यू इसी लेसन में आप जिस तरीके से आपको ये पेजेस ये इमेज आपको दिए जा रहे हैं उसी अनुसार आपको अपनी कॉपी पर कंटिन्यू नोट करना है। ये न्यूमेरिकल बच्चों हम आपको अगली वीडियो में समझा रहे हैं।